नमः सरस्वत्यै संस्कृताय नमः। संस्कृत शाला में आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन है। वर्णों के उच्चारण स्थान के विषय में आपने इससे पूर्व पाठ में पढ़ा था। आइए आज उसी प्रकरण के अंतर्गत वर्णों के उच्चारण स्थान में नासिक्य वर्णों को आज अलग से पढ़ते हैं। आइए जानते हैं नासिक्य वर्ण कौन कौन से वर्ण होते हैं। नासिक्य वर्ण के लिए महर्षि पाणिनि जी ने सूत्र बनाया है यम गणना नाम नासिका च, अर्थात यम गणना इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। अब आप कहेंगे इनका उच्चारण स्थान तो हम पढ़कर आ चुके हैं पहले ही। हाँ, इनके दो उच्चारण स्थान होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए पाणिनि जी ने च लगाया है सूत्र के अंत में। और च का अर्थ होता है और इनका उच्चारण स्थान नासिका भी होता है और इनको कहेंगे नासिक्य वर्ण। अब देखिए न का नीचे आइए, न का उच्चारण स्थान पहले कंठ पर कराया है, क्योंकि इनको नाक के द्वारा भी बोला जाता है। इनकी आवाज नाक से भी आती है, इनकी ध्वनि नाक से निकलती है, इसलिए न का उच्चारण स्थान कंठ है और नासिका भी है। य का उच्चारण स्थान तालु भी है, जो यशा नाम तालु पढ़ा है, चवर्ग के अंतर्गत आता है। तालु और नासिका भी है। ऋतु रसा नाम मूर्धा आपने पढ़ा है सूत्र, रीट वर्ग र और श मूर्धन्य श, उसमें ण आता है। न का उच्चारण स्थान मूर्धा भी है और नासिका भी माना जाएगा। इसी प्रकार से दंत है न का, ऋतु रसा नाम दंत पढ़ा था आपने, तो न का उच्चारण स्थान दंत भी है और नासिका भी है। इसी प्रकार से म उपपद्मानिया नाम ओष्ठौ, यह सूत्र पढ़ा था आपने, तो इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ भी है और नासिका भी है। तो इस प्रकार से ये हुए नासिक्य वर्ण। इसके साथ साथ और वर्ण भी हैं जिनके दो उच्चारण स्थान होते हैं। जैसे ए का है, ए दई तो कंठ तालु, ऐ दई, ए ऐ दोनों का कंठ तालु है। ए दई तो ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ओ दौ तो कंठोष्ठ, सूत्र पढ़ा था आपने, ओ दौ तो कंठोष्ठ, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और औष्ठ है। व का वकारस्य दंतोष्ठम, वकार का व का उच्चारण स्थान दंत और औष्ठ है। तो ये जिनके उच्चारण स्थान दो होते हैं वो कितने वर्ण हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 वर्ण हैं जिनके उच्चारण स्थान दो होते हैं। याद रखने के लिए आपको अच्छा तरीका है ये। उसके बाद देखिए इसके अतिरिक्त 4 अयोगवाह के विषय में पढ़ते हैं। आपने 2 अयोगवाह सुने होंगे, अंग और अह, परंतु 4 अयोगवाह हैं। कौन कौन से? अंग, अनुनासिक, जिह्वामूल और उपदमानीय, ये 4 है। वैसे तो प्रत्याहार सूत्रों में विसर्गों का भी कहीं पर वर्णन नहीं आया है, परंतु मुख्य रूप से 4 अयोगवाह आपने ध्यान रखना, 4 अयोगवाह माने जाते हैं। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं ये चंद्र बिंदु को, इसको अक्सर चंद्र बिंदु कहते हैं और इसको पाणिनि जी ने कहा है अनुनासिक। तो अनुनासिक का के लिए क्या दिया है सूत्र? इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? उच्चारण इसका अनुनासिक का, इसका उच्चारण होता है मुख नासिका वचनो अनुनासिका। मुख और नाक का से जिसका उच्चारण होता है वो अनुनासिक होता है। जैसे चांद, हंस, इसमें मुख और नाक दोनों से इस चंद्र बिंदु की ध्वनि निकलती है, चांद, मुख और नाक से। इसी प्रकार से इससे अतिरिक्त अनुस्वार है, ये बिंदु जिसका प्रयोग करते हैं अंग का, ये अनुस्वार बोलते हैं, क्योंकि अनुस्वार जो स्वरों के पीछे चलता है, स्वरों का अनुसरण करता है, अर्थात स्वरों के बाद आता है। इसको बोलने के लिए ये अ के बाद आता है अंग, इसलिए अंग बोला जाता है, इसलिए अनुस्वार बोलते हैं इसको। और इसके लिए सूत्र है नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वार का उच्चारण स्थान होता है, नासिका अनुस्वारस्य।
अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। आगे देखिए, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, ये जिह्वामूलीय का निशान है। ये जीवामूलीय का निशान होता है, चिन्ह होता है जीवामूलीय का। जीवामूलीय कहते हैं अर्ध विसर्ग को, अर्थात आधा विसर्ग। पूरा विसर्ग तो ये होता है, 2 बिंदु होते हैं, लेकिन ये अर्ध विसर्ग है। ये अर्ध विसर्ग जिस अक्षर से पहले लगे हैं, तो ये स्थान जो है ना, इसको जीवामूलीय कहते हैं, न कि अक्षरों को। जीवामूलीय किन अक्षरों के साथ लगता है? वो 2 अक्षर हैं, क और ख। केवल इन 2 अक्षरों के साथ जीवामूलीय लगता है। इसका प्रयोग केवल संस्कृत वाक्यों में देखने में आता है, अधिकतर मंत्रोच्चारण में इनका प्रयोग होता है। अब देखिए, बालकः क्रीडति। अब हमने यहाँ पर विसर्ग नहीं लगाई। वैसे अगर हम साधारण रूप से संस्कृत में वाक्य बनाएं तो बालकः क्रीडति बनता है, परंतु मंत्रोच्चारण में इसको इस प्रकार से बोलेंगे, बालकः क्रीडति, बालकः क्रीडति। क के साथ, क से पहले लगा है, ये पहले लगता है क और ख के। इस प्रकार से अगला है उपपदमानीय। आपने पढ़ा था उपपदमानीय नाम ओष्ठौ, जिनका उच्चारण स्थान, जिसका ओष्ठ होता है, उपपदमानीय का। और वो उपपदमानीय के लिए सूत्र क्या है? उपपदमानीय नाम ओष्ठौ, इनको उच्चारण ओठों से होता है। अब ये अर्ध विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान भी, इसका चिन्ह भी अर्ध विसर्ग ही है, आधा विसर्ग है। अब जैसे ये आधा लगाया था, वैसे ही आधा विसर्ग है, लेकिन ये लगता कहाँ है? केवल प और फ के साथ लगता है। प और फ के साथ लगता है, जिनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। अब जैसे ऊपर देखा, क और ख का उच्चारण स्थान कंठ था, ये केवल 2 वर्णों के साथ लगता है। इसी प्रकार से प और फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, और ये संस्कृत के मंत्रों में इसका भी प्रयोग होता है। तो ये भी जैसे वृक्षः फलति, वृक्षः फलति, तो फ से पहले लगता है और प से पहले लगता है। तो इस प्रकार से ये वर्णों का उच्चारण स्थान आपका हुआ। मेरे विचार से आप सभी की समझ में आ गया होगा। आगे आपको प्रयत्नों के विषय में पढ़ाया जाएगा, और तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप अगले पाठ का इंतज़ार कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया हो, उच्चारण स्थान बताना आपकी समझ में आया हो, तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य कीजिएगा। और अगर कहीं पर आपको कुछ बात समझ ना आई हो, तो नीचे कमेंट करके कृपया बताइएगा, ताकि उसका समाधान किया जा सके। धन्यवाद।